नमस्ते, मैं डॉक्टर शशि शर्मा फूड्स एंड न्यूट्रिशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रोटीन्स के बारे में और प्रोटीन की संरचना और संगठन के बारे में हम जान चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन के कार्य या फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है और प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के और भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। वे कार्य क्या हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। पहला कार्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। अतः हमारे शरीर के निर्माण के लिए और जब बालक जन्म लेता है तो वह छोटा सा होता है और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसके शरीर का विकास भी होता जाता है। तो उसके शरीर के निर्माण के लिए, उसके अंदर मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से प्रोटीन का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसका दूसरा कार्य है शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए। जब मनुष्य का शरीर वयस्कावस्था को प्राप्त कर जाता है तो प्रोटीन की वृद्धि के लिए आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इस समय शरीर का संपूर्ण रूप से वृद्धि और विकास हो चुका होता है। अतः उसे और वृद्धि की क्योंकि आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रत्येक दिन या प्रतिदिन हमारे शरीर की कई कोशिकाएं समाप्त होती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक यह कार्य अनवरत रूप से चलता रहता है। तो पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर जिन नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अतः प्रोटीन शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए अत्यधिक आवश्यक पोषक तत्व है। इसके बाद में प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन के लिए भी काम में आता है। प्रोटीन के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और सामान्यतया प्रतिदिन हम जितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसका 15% हमें प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से प्रोटीन जो है वह शारीरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। इसका चौथा फंक्शन है एंजाइम तथा हार्मोन्स का निर्माण। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के एंजाइम जो कि उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए के समय काम में आते हैं या फिर पाचन क्रियाओं के काम में आते हैं, जो कि जिन्हें पाचक रस कहा जाता है, ये एंजाइम्स होते हैं और प्रत्येक एंजाइम निर्विवाद रूप से प्रोटीन के ही बने होते हैं। अतः शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके इसके लिए एंजाइम्स की बहुत आवश्यकता होती है और एंजाइम्स का निर्माण तभी होगा जब हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हमारे आहार में लेंगे। एंजाइम्स वास्तव में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक प्रक्रियाएं या उपापचयी प्रक्रियाएं जो कि हमारे शरीर में होती हैं उन्हें सामान्य तापमान पर करने में सहायक होते हैं और स्वयं ये प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसको हमारे शरीर के तापमान पर ये जो क्रियाएं हैं उन्हें होने देने में ये सहायक होते हैं। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारे शरीर के टेम्परेचर पर इन प्रक्रियाओं का हमारे शरीर में होना असंभव है।
इसके अतिरिक्त हार्मोन्स जो कि हमारे शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कुछ हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन प्रोटीन के या अमीनो अम्ल के बने होते हैं और इस प्रकार से यह हमारे शरीर की उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं। इसका जो पांचवा फंक्शन है वह है रोग निरोधक क्षमता। हमारे शरीर में जो इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, जिनका निर्माण हमारे शरीर में जब बाहर का कोई तत्व या एंटीबॉडीज प्रविष्ट कर जाता है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और इन एंटीजन से हमारी या एंटीजन्स जो कि बाहरी तत्व होते हैं, इनसे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इन्हें समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन हमारे शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक है और इसके अंतर्गत आता है हमारे आनुवांशिक जो क्रियाएं हैं उनको या आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए, क्योंकि जो डीएनए और आरएनए है वे गुणसूत्रों में जो सूचनाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है या उसके जो विशिष्ट गुण हैं वो उसमें उत्पन्न होते हैं जो कि उसके पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन जो है वह आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने में सहायक है। इसके अलावा प्रोटीन रक्त प्रवाह को सुचारू बनाए रखने में सहायक है, क्योंकि रक्त में जो वसा होती है वह लिपोप्रोटीन के रूप में घुलनशील अवस्था में रहती है। अगर वसा के साथ में प्रोटीन संयुक्त होकर लिपोप्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा तो यह वसा घुलनशील अवस्था में नहीं होगी और जब यह धमनियों में या शिराओं में जब यह स्थानांतरित होगी तो वसा इसकी दीवारों पर चिपकती रहेगी, जैसा कि एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है या हृदय धमनियों का रोग जिसे कहा जाता है उसमें होता है। और ये जो धमनियां हैं वो सक्रिय होती जाती हैं और इसके कारण रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है। अतः वसा को घुलनशील अवस्था में रखकर प्रोटीन रक्त के प्रवाह को नियमित बनाए रखने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त रक्त शरीर में जो रक्त प्रोटीन शरीर में रक्त संगठन को भी संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है और मांसपेशियों के संकुचन और विसरण में सहायक होता है। एक्चुअली जो मांसपेशियों में जो पेशीय तंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोटा तंतु और एक होता है पतला तंतु। जो मोटा तंतु होता है उसमें एक्टिन नामक प्रोटीन रहता है और जो पतला तंतु होता है उसमें मायोसिन नामक प्रोटीन रहता है और इनके संकुचन से ही मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और वापस विस्तरित होकर और अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रोटीन जो है वो मांसपेशियों के संकुचन और विसरण में सहायता करते हैं। इसका जो अगला कार्य है वह है पोषक तत्वों के संग्रहण व स्थानांतरण में। प्रोटीन कई प्रकार के पोषक तत्वों को संग्रहित और स्थानांतरित करने का कार्य करता है, जैसे कि लौह तत्व। लौह तत्व के साथ में जब प्रोटीन संयुक्त हो जाता है तो फेरिटिन नामक एक तत्व का निर्माण होता है और फेरिटिन यकृत में संग्रहित रहता है और जैसे जैसे लौह तत्व की आवश्यकता होती है यह फेरिटिन आयरन को रिलीज करता है या लौह तत्व को रिलीज करता है और रक्त संचरण में भेज देता है। इसी प्रकार से जब शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लौह तत्व को पहुंचाना होता है तो वह रक्त के द्वारा यह कार्य किया जाता है और रक्त में जो
आयरन है या लौह तत्व है वह ट्रांसफेरिन रूप में उपस्थित होता है और यह ट्रांसफेरिन रक्त के द्वारा पूरे शरीर में लौह तत्व को स्थानांतरित करता है या परिसंचरण में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त इसका जो अगला फंक्शन है वह है ऑक्सीजन के स्थानांतरण के लिए। आप सब जानते हैं या आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो रक्त का कार्य है वह है कि शुद्ध रक्त को धमनियों के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है ताकि शुद्ध रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को ये कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के काम में ले सके और पुनः जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में बनती है उसे रक्त में डाल दिया जाता है और रक्त इस कार्बन डाइऑक्साइड को शिराओं के द्वारा पुनः फुफ्फुस तक या फेफड़ों तक ले जाता है शुद्ध होने के लिए। तो इस प्रकार से रक्त में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है वह प्रोटीन होता है, इसमें हीम नामक एक तत्व होता है और साथ में उसके ग्लोबिन नामक प्रोटीन जुड़ा रहता है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और हीमोग्लोबिन के साथ यह ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाता है और रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से प्रोटीन जो है वह हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन रक्त में अम्ल क्षार संतुलन के लिए आवश्यक है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि रक्त की अम्लीयता या यह क्षारीय होता है नेचर में और इसका पीएच जो है वह मेंटेन करके रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर इसका पीएच मेंटेन नहीं रह पाएगा तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस धमनियों शिराओं में मिल जाती है, कोशिकाओं के द्वारा रक्त में छोड़ दी जाती है, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्षारीय होती है अतः यह रक्त की क्षारीयता बढ़ा देती है और जो रक्त में प्रोटीन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है और फुफ्फुस तक पहुंचा देता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है और यह रक्त की क्षारीयता को इस प्रकार से मेंटेन करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जल संतुलन का एक मुख्य कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में जल जो है वो कोशिका के अंदर और बाहर उपस्थित रहता है। कोशिका के अंदर स्थित जल को अंतरा कोशिकीय जल या इंट्रा सेलुलर वाटर कहा जाता है और बाह्य कोशिकीय जल को एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर कहा जाता है। जो बाह्य कोशिकीय जल है वह कोशिकाओं के बीच में जो फ्लूइड या तरल उपस्थित होता है उसका निर्माण करता है। इसके अलावा धमनियों और शिराओं में बहने वाला रक्त भी बाह्य कोशिकीय तरल के अंतर्गत आता है। जब रक्त में एल्बुमिन की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो इसका जो परासरणीय दबाव है वह कम हो जाता है और धमनियों के बाहर का जो हिस्सा है उसमें परासरणीय दबाव अधिक हो जाता है और इस प्रकार से धमनियों से पानी निकलकर उसके अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पानी निकलकर जो ऊतक हैं उनके मध्य या कोशिकाओं के मध्य एकत्रित हो जाता है और हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। इस असंतुलन को रोकने के लिए हमारे रक्त में एल्बुमिन की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा का पर्याप्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होने पर रक्त की जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है वह नियमित या सामान्य बनी रहती है और इसका परासरणीय दबाव भी सामान्य बना रहता है और इस कारण रक्त की जितनी मात्रा होनी चाहिए या धमनियों और शिराओं में जितनी मात्रा रक्त की बहनी चाहिए उतनी मात्रा बनी रहती है, कांस्टेंट रहती है और
यह जो जल है वह अंतरकोशिकीय स्थान में नहीं जाता है और सूजन नहीं आती है। इस प्रकार से जल संतुलन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे प्रोटीन के कार्य। और अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के स्रोत और प्रोटीन की आवश्यकता। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।